Okay, friends, so this is the third video of the series A to Z Guide. And in today's video, we are just going to discuss the concept of liquidity. This is the most basic but most fundamental concept used in SMC or ICT framework. And so it is very important to pay attention to this concept. This video is not going to be very long, but the concept itself is very important. So let us discuss. तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिटेल ट्रेडर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। दोनों का अपने आप में कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो मैं लिख के यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ ए चार्ट बताया है। तो इन केस ऑफ रिटेल ट्रेडर्स डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन प्राइस मूवमेंट। लाइक यू एंड मी, हम लोगों को तो पता ही नहीं है प्राइस कहाँ जाने वाला है, या तो हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। दैट एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन मार्केट्स बिहेवियर। हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। बट इन केस ऑफ institution can actually control the price movements, and almost they can fully control the price movement, and which is also known as the manipulation of price. So that we will see after some time, but अभी के लिए इतना ही काफ़ी है कि इंस्टीट्यूशन प्राइस मूवमेंट को कंट्रोल करता है, बट रिटेल ट्रेडर्स वो नहीं कर पाते। बट देन रिटेल ट्रेडर्स के पास एक एडवांटेज है, वो है ये है कि रिटेल ट्रेडर हैज़ ए फुल कंट्रोल ओवर हाउ मच एंड व्हेन टू बाई एंड सेल। दैट मीन्स मुझे अगर 5 शेयर किसी स्टॉक का ख़रीदना है तो मैं कभी भी ख़रीद सकता हूँ। मार्केट अगर खुला है तो किसी भी टाइम पे ख़रीद सकता हूँ और किसी भी टाइम पे बेच सकता हूँ। मार्केट के जो प्राइस मूवमेंट है उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उस चीज़ से। और वो नंबर चाहे 5 हो या 500 हो, 5000 हो, कोई एक रिटेल ट्रेडर्स के बाइंग या सेलिंग में जो एसेट की प्राइस है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो इसलिए रिटेल ट्रेडर्स आर फ्री टू बाई एंड सेल एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। बट इंस्टीट्यूशन के पास ये एक कंस्ट्रेंट हो जाता है। क्या कंस्ट्रेंट है? दैट इंस्टीट्यूशन कैनॉट बाई और सेल देयर एंटायर ऑर्डर्स वेन एवर दे रिक्वायर। दैट मीन्स इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स इतने बड़े होते हैं, इतने ह्यूज हिमंगस होते हैं कि वो एक साथ इस ऑर्डर को कभी भी मार्केट में डाल नहीं सकते हैं। सिंपली आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आप कोई गुड्स या सर्विस आप सेल करने जा रहे हैं मार्केट में। अगर आपके पास जस्ट थोड़े ही हैं और फिर सपोज उसका एक डिमांड है मार्केट के अंदर, तो वो तो आप चाहे किसी भी कंडीशन, मार्केट के किसी भी कंडीशन में जाएं वो बिक जाएगा। ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि सो मेनी सेलर्स आर देयर, सो मेनी बायर्स आर देयर एंड यू आर ओनली सेलिंग ए फ्यू अमाउंट ऑफ गुड्स, सो वो बिक जाता है। ऐसी सिचुएशन है रिटेल ट्रेडर्स का। बट सपोज आपके पास वही सेम गुड इनॉर्मस क्वांटिटी में है, लाइक सपोज 50 लाख का क्वांटिटी है आपके पास बेचने के लिए। आपको इतनी आसानी से आप उसको बेच पाएंगे क्या? क्योंकि इतने तो सेलर्स ही नहीं होंगे ना, सामने वाले पार्टी भी तो होनी चाहिए आपको बेचने के लिए। सपोज यू आर द सेलर्स, कोई तो बायर होना चाहिए ना उसको खरीदने के लिए। आप 50 लाख शेयर्स सपोज आप बेचने जाएं या खरीदने जाएं मार्केट में, तो अपोजिट पार्टी जो है, यानी कि जो बायर्स है और सेलर्स है, अपोजिट पार्टी आपके, वो भी तो उतने नंबर्स में होने चाहिए। तो इंस्टीट्यूशन को इतने सारे अपोजिट पार्टी कहाँ से मिलेंगे एक साथ? तो इसलिए इंस्टीट्यूशंस का जो ऑर्डर है वो थोड़े थोड़े करके वो डालते रहते हैं मार्केट के अंदर। इवन इफ़ वो थोड़े थोड़े करके डालते रहते हैं, उसी में प्राइस का काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो जाता है। तो जो डिज़ायर्ड प्राइस है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन बाई करना चाहता है, थोड़ा सा ही उसमें ऑर्डर डालते ही प्राइस वहाँ से जंप मार के ऊपर चला जाता है। तो फिर वहाँ पे फिर वो डिज़ायरेबल पॉइंट नहीं होता है प्राइस बाइंग के लिए। फिर कुछ और प्रोसेस होते हैं, फिर प्राइस को नीचे लाते हैं इंस्टीट्यूशन, फिर वहाँ से फिर बाई करते हैं। तो वो तो मैनिपुलेशन का पार्ट हो गया, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो बस इतना ही याद रखिए कि कंस्ट्रेंट है हमारे पास, जो कंस्ट्रेंट नहीं है वो कंस्ट्रेंट इंस्टीट्यूशन के पास है। क्या है वो? हम लोग अपने इच्छा अनुसार शेयर्स को या स्टॉक को या किसी भी एसेट को बाई या सेल कर सकते हैं किसी भी क्वांटिटी में,
लेकिन इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, अभी द concept of liquidity can be easily understood using this daily life analogy. Now suppose you are going from home to your office. ये होम है और ये आपकी ऑफिस है। आप एक ये कार ड्राइव करके जा रहे हैं। सपोज मान लीजिए आप यहाँ पे हैं कहीं, ये ऑफिस के पास ही पहुँच गए हैं, लेकिन इस पॉइंट पे हैं, अभी पहुँचे नहीं है पूरे पूरे। तो अभी आप क्या देखते हैं, जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हैं, सवेरे आपने चेक नहीं किया होगा गाड़ी को चलाने से पहले, तो वहाँ पे जाके आपको ये पता चलता है कि आपकी पेट्रोल जो है ख़त्म हो चुका है। तो अभी आप क्या करेंगे बताइए? अभी पेट्रोल पंप, ये आपकी जहाँ पे लोकेशन है वहाँ से लेके ऑफिस तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है, पीछे एक है यहाँ पे कहीं, तो आप क्या करेंगे? आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या आपके पास और कोई ऑप्शन है? इस गाड़ी को आप धक्का लगा के यहाँ लेके जा सकते हैं, वो ऑप्शन मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन सिर्फ एक उसके अलावा बस बाकी एक ही ऑप्शन बचता है, वो ये है कि आप पीछे जाएं, इसको पेट्रोल पंप में जाएं, भले ही वो आपके ऑपोजिट रूट में पड़ रहा हो, वो पीछे जाएं, आप रिफ़िल करें और फिर दोबारा वापस ऑफिस में जाएं। यही तो प्रोसेस होना चाहिए ना, कोई भी लॉजिकल आदमी यही करेगा। तो प्राइस का भी जो मूवमेंट होता है मार्केट के अंदर, वो भी इसी तरीके से होता है। कैसे? अभी इस चार्ट को देख लेते हैं। अभी ये किस चीज़ का चार्ट है, कहाँ से आया, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी चीज़ का भी चार्ट हो सकता है, सभी में एक ही टाइप का बिहेवियर मिलता है। अभी देखिए यहाँ पे सपोज़ ये होम पोजीशन है, ये होम है, यानी कि यहाँ से लेके इस ये जो स्विंग लो है, यहाँ से लेके और यहाँ, ये देखिए जो दो डार्क एरिया है, ये ऊपर वाला डार्क एरिया और नीचे वाला डार्क एरिया, ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ये टारगेट है। ये कहाँ से आया, ये टारगेट कहाँ से आया, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी आप ये इस चीज़ को मान लीजिए कि प्राइस इस पॉइंट से लेके और यहाँ पे जाने वाला है, ये इसका नेचुरल कोर्स ऑफ मूवमेंट है। वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कैसे ये कैसे जा रहा है, वो चीज़ हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी आप इस चीज़ को मान लीजिए कि मतलब जा रहा है। तो क्या होना चाहिए, एक तो ये हो सकता है कि सीधा यहाँ से एक पॉइंट पे यहाँ चला जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक इतना लंबा कैंडल बने और सीधा यहाँ से लेके यहाँ चला जाए, ऐसा हो सकता है। या फिर जैसे कि प्राइस नॉर्मली मूव करता है, हायर हाई हायर लो बना के चले, जैसे यहाँ ये देखिए एक लो बना है, एक हाई बना है, फिर हायर लो, हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। फिर ये क्या हो गया, ये लोअर हाई कैसे बन गया? यहाँ तो अप ट्रेंड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो भी हमें सिखाया जाता है, अप ट्रेंड का डेफिनेशन हायर हाई हायर लो। ऐसे उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये गलत हो गया ना। सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको पता ही नहीं है, आप यहाँ पे हैं कहीं पे, इस कैंडल के क्लोजर पे आप बैठे हुए हैं, आपको तो ये लगना चाहिए ना कि ये फिर से डाउन ट्रेंड चला गया, फिर आप यहाँ से सेलिंग करने लगेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, फिर से ये दोबारा ऊपर गया, ठीक है, फिर ये लो है, फिर हाई है, फिर अगेन हायर लो है, हायर हाई है, फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ फिर इसके नीचे कैसे आ गया? ये तो एक अप ट्रेंड है ना, फिर ये जो लो है ये क्यों इसके नीचे आ रहा है बार बार? इसी वजह से आ रहा है कि यहाँ पे ये इनका पेट्रोल पंप है। मतलब क्या हुआ, मतलब अब प्राइस यहाँ पे जैसे मूव करता है ना, ये इसके प्राइस मूवमेंट का एक फ्यूल होता है, जैसे कि गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल होता है, ऐसे प्राइस भी अपने आप ऐसे मूव नहीं कर सकता कभी भी। थोड़ा सा मूव करते ही इसकी जो पेट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि इसके अंदर जो पावर है, उसी चीज़ को हम लिक्विडिटी कहते हैं, वो हमको बिना लिक्विडिटी के कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसी लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए ये पीछे आता है। पीछे कहाँ आता है? जहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगा रखा है, जैसे कि कोई भी स्विंग लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस होता है ना रिटेल ट्रेडर्स का। अभी रिटेल ट्रेडर्स का ये मतलब नहीं है हम और आप, बहुत सारे हेज फंड्स हैं और भी इंस्टीट्यूशन, वो भी मतलब रिटेल ट्रेडर्स वो भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें रिटेल ट्रेडर्स हैं, बड़े अमाउंट पे ट्रेड करते हैं ऐसे लोग भी रिटेल ट्रेडर्स हैं। तो यहाँ पे जो जितने भी स्विंग लोज होते हैं उसके नीचे लार्ज अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होते हैं, तो वही स्टॉप लॉस ऑर्डर उसको लेने के लिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, ये SSL का मतलब होता है सेल साइड लिक्विडिटी। वो जो स्टॉप लॉस ऑर्डर हैं उनको हम सेल साइड लिक्विडिटी कहते हैं। ऐसे ही अगर
हम कोई डाउनवर्ड ट्रेंड देखेंगे, उसमें हर एक जो आपके स्विंग हाइज हैं उसके ऊपर लोगों ने स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल रखा है, जो कि बाई स्टॉप्स हैं, उनको हम कहेंगे बाई साइड लिक्विडिटी, वो बाद में देखेंगे। तो ऐसे ही बीच बीच में ये नीचे आता रहेगा, आपको लगेगा कि ट्रेंड चेंज होने वाला है, लेकिन ऐसा कोई ट्रेंड चेंज होने वाला नहीं है। ये बस एक ही कारण से नीचे आ रहा है, क्योंकि ये और ऊपर जा नहीं सकता है। कोई आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है इसकी। कई लोग ये सोचते हैं हमारा स्टॉप लॉस दिख रहा है लोगों को, हम दिख रहा है इसलिए आके हमारा स्टॉप लॉस कोई खा के जा रहा है। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है एक्चुअली। नो बडी इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग योर स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। रिटेल ट्रेडर्स के जो स्टॉप लॉस ऑर्डर्स अकेले हैं वो लेके कोई क्या करेगा, बता लीजिए। आपके जो 100 शेयर्स आपने खरीद रखा है उसको लेकर एक इंस्टीट्यूशन क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं। बट जो पॉइंट्स हैं, अगर बड़े इंस्टीट्यूशंस ने या फिर हेज फंड्स ने या फिर ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉस ऑर्डर्स अगर उसमें हैं, तो देन इट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। देन दोज पॉइंट्स आर ससेप्टेबल टू लिक्विडिटी ग्रैब, जैसे कि ये यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है। ये सब इसके पेट्रोल पंप्स हैं। यहाँ से ये फिर से रिचार्ज हो गया, फिर से ये जा रहा है ऊपर। जहाँ जहाँ भी देखिए, यहाँ भी है, मैं यहाँ मार्क करना भूल गया। ये पॉइंट देखिए, ये एक स्विंग लो है, ये 3 कैंडल सेटअप पहले ही बताया था मैंने पिछली वीडियो में। वन फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, दिस इज अ स्विंग लो। तो people will keep their stop loss orders here, people may keep, and so here it comes to take these orders, then it goes up। तो जैसे कि एक क्या है, ऑलमोस्ट इनगल्फिंग कैंडल की तरह दिख रहा है। तो कई लोग तो फोमो के बेसिस में यहाँ पे सीधा बाई कर लेंगे और नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा लेंगे। क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है ना, कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, देखिए बाई कैंडल, ये नीचे आया, कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल है। फिर ये तो जैसे ऑब्वियस ही है कि इसके ऊपर, इसके आगे ऊपर जाएगा, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे, यहाँ से बाई करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, फिर सम ऑफ अस आर आईसीटी और एसएमसी ट्रेडर, उनके लिए क्या है, ये फेयर वैल्यू गैप्स हैं। ये फेयर वैल्यू गैप है, और फेयर वैल्यू गैप से ये नीचे आके ये डाउन क्लोज कैंडल है, यहाँ जाके ये डाउन क्लोज कैंडल का अप हाई जो है ये ब्रेक कर चुका है, यानी कि ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो ये सब लोगों को आजकल पता है। तो स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वहाँ पे आके फिर लिक्विडिटी ये स्वीप कर रहा है, करके फिर ऊपर जा रहा है। तो दीज आर नोन एज स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का क्या मतलब है? इंड्यूसमेंट का मतलब आपको ललचाया जा रहा है, मतलब कुछ ऐसे चीज़ क्रिएट किया जा रहा है जिससे आपको लगे कि अभी प्राइस तो ऊपर जा रहा है, अब तो ऊपर ही जाएगा, अब ऐसे सोच ही कैसे रहे हैं कि नीचे जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है तो ऊपर ही जाएगा, इस टाइप की चीज़ें, मतलब इसको कहते हैं कि इंड्यूसमेंट। तो वो जहाँ जहाँ भी इंड्यूसमेंट ऐसे होंगे, ऑलवेज देयर इज़ अ चांस इसके नीचे आए और आपके जो स्टॉप लॉस ऑर्डर हैं वो उनको लेके फिर वो ऊपर जाए। ठीक है, अभी जो एनालॉजी दिया था हमने इससे पहले पेट्रोल पंप का, उस एनालॉजी के साथ इसका सिमिलैरिटी दैट आई हैव शोन यू, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस ऑल्सो। द डिफरेंस इज लाइक दिस। पेट्रोल पंप तो आपने नहीं बनाया ना, ये रोड के ऊपर बना हुआ है, उससे आप पेट्रोल ले सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा अनुसार तो पेट्रोल पंप लगा नहीं सकते हैं। जैसे आपकी यहाँ गाड़ी की पेट्रोल ख़त्म हो गई तो आपने यहाँ पे पेट्रोल पंप लगा लिया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो पेट्रोल पंप जहाँ है वहाँ आपको जाना पड़ेगा, इन दिस एग्जाम्पल, इन दिस डेली लाइफ एग्जाम्पल। बट इन दिस केस क्या है, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंट्रल बैंक्स, इनका जो एल्गोरिदम्स हैं, ये एक्चुअली ये पेट्रोल पंप बना भी सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, ये फिर वही इंड्यूसमेंट की बात है। इंड्यूसमेंट का क्या मतलब है, जैसे कुछ चीज़ें ऐसे बनाई जाएगी, चार्ट पैटर्न, ये स्विंग लो भी हो सकता है, ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स भी हो सकता है, इनगल्फिंग कैंडल भी हो सकता है, ट्रेंड लाइन भी हो सकता है, बुलिश इनगल्फिंग हो सकता है, जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं जो आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी,
रिटेल ट्रेडर्स की जो कोर्सेज होते हैं ना, उसमें जो दिखाया जाता है, वो सारे पैटर्न्स जो हैं वो बनते ही इसीलिए हैं। वो इसीलिए बनते हैं कि उसके नीचे लोग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा वो पैटर्न। इसीलिए बनेगा क्योंकि किसी बुक में लिखा हुआ है कि उस पैटर्न से उसके नीचे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया जाता है और फिर कुछ 2:1 में प्रॉफिट लिया जाता है। ये कोई भी रिटेल ट्रेडर्स की जो जितने भी रिटेल ट्रेडिंग की बुक्स हैं उसमें वो पैटर्न्स दिखाए जाते हैं और स्पेसिफिक जगह पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने के लिए बोला जाता है और स्पेसिफिक जगह पे टारगेट के लिए बोला जाता है। तो क्योंकि सब कुछ इतना स्पेसिफिक है तो लोग वही उसी को फॉलो करते हैं ना। नॉर्मली क्या होता है, जितने भी लोग शुरू शुरू में इस इंडस्ट्री में आते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं लोगों को, जैसे मुझे ट्रस्ट करने लग गए, या फिर किसी भी ट्रेडिंग की गुरु हो गए उसको ट्रस्ट किया, कोई भी बुक खरीद लिया उसको ट्रस्ट किया, कोई भी ट्रेडर्स ने बुक लिखा उसको ट्रस्ट किया, कोई भी यूट्यूब वीडियो बनाया उसको ट्रस्ट किया, सबको ट्रस्ट किया। और जो वो अभी ऐसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन कुछ हद तक ऐसे ही है कि जो वो ट्रस्टवर्दी पॉइंट्स हैं जो उनको लगता है कि ट्रस्टवर्दी है, कोई बुक है या कोई कोर्स है, तो वो कोर्स और वो बुक्स इसी वजह से बनाया गया है कि ये जो इनकी जो, कैसे कहें हम इसको वीडियो के अंदर, कि इनकी जो एल्गोरिदम्स हैं या फिर इनकी जो ट्रिक्स हैं वो ठीक तरीके से काम करें। और जितने भी नया ट्रेडर्स हैं वो उनकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अपनाएं और उस हिसाब से स्टॉप लॉस लगाए और उस स्टॉप लॉस को ये लोग अपने लिक्विडिटी के पॉइंट एज ए लिक्विडिटी पॉइंट उसको यूज़ करें। तो ये चीज़ चलता आ रहा है कई दिनों से और कई सालों से, और शुरू से ही चलता आ रहा है। तो इसीलिए जितने भी आपको कोर्सेस बेचा जा रहा है या फिर आप कोई अगर बुक्स खरीद के पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा उसको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोर्सेज नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली करना चाहिए, लेकिन उसको ऐसे नहीं बिल्कुल ही जैसे बोला गया है उसी टाइप से आपने पूरी ज़िंदगी भर करते रहें तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है। तो जब तक ना आप इस चीज़ को समझेंगे, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी, कैसे ये प्राइस मूव कर रहा है, तब तक चाहे आप कुछ भी कर लें आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। जब तक ना इस ये जो इंस्टीट्यूशंस की जो मेंटेलिटी है उसके साथ आपकी जो मेंटेलिटी वो सिंक नहीं होता है, इवन इन ए डे टू डे लाइफ, जैसे ओवरऑल नहीं लेकिन एक पर्टिकुलर डे में सपोज आपको लग रहा है आप ट्रेड कर रहे हैं लेकिन जो आपकी थॉट प्रोसेस है ना कहीं इंस्टीट्यूशन के साथ सिंक में नहीं है। योर थॉट प्रोसेस इज़ नॉट इन सिंक विद दैट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, और इंस्टीट्यूशन नहीं मतलब मार्केट। योर थॉट प्रोसेस एंड द वे द मार्केट इज मूविंग इज एक्चुअली इज इन नॉट इन सिंक, ऐसा आपको लग रहा है तो आपको उसी वक्त जो है ट्रेडिंग उस दिन के लिए कम से कम स्टॉप करना चाहिए। और फिर कई बार इसके उल्टे भी हो सकते हैं, जैसे आपको लग सकता है कि बिल्कुल आपको जो जैसे आप सोच रहे हैं, जैसे आपने सोचा कि ओके यहाँ पे ये स्विंग लो है, मे बी दिस कैन बी ए लिक्विडिटी, और ठीक उसी टाइम एक यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, तो आपको समझ लेना चाहिए कि योर थिंकिंग एंड द मार्केट्स बिहेवियर आर एक्चुअली मैचिंग, तो उस टाइम आपको थोड़ा सा एग्रेसिवली ट्रेड करना चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। तो होप आपको समझ में आया होगा कैसे ये लिक्विडिटी ग्रैब किया जा रहा है। हाँ, तो जो मैं कह रहा था, जो पेट्रोल पंप का पोजीशन है वो एनालॉजी में वो फिक्स्ड है, रोड के ऊपर बना हुआ है, लेकिन ये जो पेट्रोल पंप इनके हैं जो इंस्टीट्यूशंस के हैं ये फिक्स्ड नहीं है, ये लोग इंजीनियर करते हैं, जैसे कि मतलब ये चलते फिरते पैटर्न बनाते हैं प्राइस के और फिर वहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होता है। तो अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि कैसे ये पैटर्न, एक इंस्टीट्यूशन कैसे पैटर्न बना लेगा चार्ट के ऊपर। चार्ट में तो हर कोई ये कर रहा है ना, ट्रेड कर रहा है, पूरी दुनिया ट्रेड कर रहा है, पूरी दुनिया तो कर रहा है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया ना पूरी दुनिया में जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम और आप चाहे कितने भी यहाँ पे कितने भी शेयर खरीद लें, कितने भी हम लोग लॉट खरीद लें, हमारे पास कोई मतलब औकात ही नहीं है कि हम कैंडल को ना यहाँ से लेके यहाँ तक इतने भी मूव करवाएं सच्ची में।
ये जो छोटा सा कैंडल बना है, ये डोजी हैमर जो भी कहें आप, या फिर ये जो बना है, या फिर जो ये बना है, ये भी कोई रिटेल ट्रेडर्स ने नहीं बनाया है, ये भी बता दूं मैं। हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है कि हम एक कैंडल को थोड़ा सा भी मूव करें। यहाँ पे जो भी मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। एंड इसमें हाँ, जो भी मैं कह रहा हूँ ये एक लिक्विड, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट की या फिर किसी भी स्टॉक मार्केट की बात करें तो एक लिक्विड स्टॉक के लिए ये वैलिड है। यानी ये क्या मतलब है, जैसे कि आप रिलायंस में देखेंगे या टीसीएस में देखेंगे, इन्फोसिस में देखेंगे, ये सब लिक्विड स्टॉक है ना, इसमें बहुत ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ वो वैलिड चीज़ें हैं। जो भी एफ के स्टॉक्स हैं वो, उसमें ये चीज़ें ज़्यादातर वैलिड है। लेकिन छोटे स्टॉक्स हैं जो 100 रुपये से नीचे वाले, क्या कहते हैं उसको, पेनी स्टॉक, हाँ पेनी स्टॉक्स हैं जो भी है, उनमें आप देखेंगे इस टाइप के पैटर्न थोड़ा सा अजीब सा दिखेगा। मतलब आप किसी भी चार्ट में, उसमें 1 मिनट के चार्ट में या 5 मिनट के चार्ट में चले जाना, हम मुझे टाइम मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा उसको। और सिमिलरली रिलायंस के जो 5 मिनट के चार्ट है उसको आप कंपेयर कर लेना, दोनों की जो कैंडल स्टिक है और प्राइस मूवमेंट है उसको आप साइड बाय साइड चेक करना। आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि उसमें किस में इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है और किस में सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स उसको लेके जा रहे हैं। आपको क्लियरली पता चल जाएगा। जहाँ पे भी इंस्टीट्यूशन होगा वहाँ पे ऐसे लिक्विडिटी ग्रैब्स होते रहेंगे, चार्ट पैटर्न्स बनेगा, परफेक्ट चार्ट पैटर्न्स बनेगा, इक्वल लोज बनेंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स बनेंगे, फेयर वैल्यू गैप्स बनेंगे, ये सब चीज़ें आसानी से, और वो रेस्पेक्ट होते हुए भी दिखेगा आपको। लेकिन जहाँ पे भी छोटे स्टॉक्स हैं, जहाँ पे भी एफ स्टॉक्स नहीं है या फिर पेनी स्टॉक्स हैं, उसमें वो सब पैटर्न मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसमें ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं कर सकते, फिर वो उसमें आईसीटी या एसएमसी ट्रेड करना थोड़ा सा मेरे हिसाब से मुश्किल है। इसीलिए इससे पहले मैंने एक वीडियो दिखाया था जहाँ पे मैंने स्टॉक सिलेक्शन का बताया था, उसमें 100% मैं जो स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ वो एफ के ही स्टॉक्स होते हैं। चलिए वो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के बाहर है। अभी आपको शायद ये समझ में आया होगा कैसे इसमें लिक्विडिटी ग्रैब किया जाता है। नाउ as far as the liquidity is concerned, there are two types of liquidities. One is the external range liquidity, ERL, another one is internal range liquidity, IRL. नाउ अभी क्या, ERL में सिंपली स्विंग हाई एंड स्विंग लो, ये जो स्विंग हाई के ऊपर जो स्टॉप लॉस ऑर्डर रहते हैं, इसको बाय स्टॉप्स कहते हैं, उसको कहते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। सिमिलरली स्विंग लो के नीचे जो स्टॉप लॉस ऑर्डर रहते हैं यानी कि सेल स्टॉप्स, उसको कहते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ये दो टाइप की जो लिक्विडिटी है, एक्सटर्नल क्यों, क्योंकि एक ट्रेडिंग रेंज देखेंगे ना, सपोज ऊपर से लेकर नीचे तक, तो ये उस रेंज के एक्सटर्नल में आता है, बीच में नहीं आता है, बाहर की तरफ आता है, उसको इसलिए एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं, स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज। और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होता है, वेरी सिंपली फेयर वैल्यू गैप्स। जितने भी इसके स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में जितने भी फेयर वैल्यू गैप्स हैं, बुलिश और बियरिश, उनको हम कहेंगे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। नाउ यहाँ पे जो रेड कलर में लिखा हुआ है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्राइस मूव्स फ्रॉम लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। एक लिक्विडिटी से दूसरे लिक्विडिटी तक प्राइस की मूवमेंट होता है। एट एनी टाइम प्राइस इज डूइंग वन ऑफ द फॉलोइंग टू थिंग्स, सीकिंग एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और रीबैलेंसिंग एंड इम्बैलेंस। अभी जो एंटायर कोर्स है ना आईसीटी, ये ओरिजिनल कोर्स की बात कर रहा हूँ, मेरे वाला नहीं, उसमें भी अगर जो सबसे अगर एक पॉइंट बताया जाए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वो जस्ट ये लाइन है, वो ये लाइन है क्या, ये प्राइस का जो मूवमेंट है उसका जो ऑब्जेक्टिव है प्राइस मूवमेंट का, वो बस एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक नहीं मतलब दो ऑब्जेक्टिव है। एक तो ये स्विंग हाई और स्विंग लो के नीचे जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करना, नंबर एक, और अदरवाइज किसी एक इम्बैलेंस को, इम्बैलेंस मतलब फेयर वैल्यू गैप, उसको रीबैलेंस करना। इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है मार्केट के अंदर। आइदर द प्राइस इज गोइंग टू रीबैलेंस a fair value gap or it is going to take a liquidity from swing high और swing low, इन दोनों में से कोई एक हो रहा है। तो क्या हो रहा है वो हम अभी देखते हैं एक चार्ट पे जाके।
कैसे ये चीज़ हो रहा है, स्विंग हाई और स्विंग लो पे जा रहा है और रिबैलेंस कर रहा है, वो एक चार्ट में जाके हम देखते हैं। ये ब्रिटिश पाउंड वर्सेस यूएसडी का चार्ट है। भी जो हाईएस्ट टाइम फ्रेम है वहीं से शुरू करेंगे। क्या है वो? मंथली टाइम फ्रेम, उसके ऊपर तो कुछ होता नहीं है। तो अभी देखिए प्राइस यहाँ पे है, कहीं पे यहाँ तो है। तो अभी क्या लग रहा है, प्राइस क्या कर रहा है यहाँ पे? अब दो ही ऑब्जेक्टिव बताया ना मैंने, या तो ये कोई स्विंग हाई या स्विंग लो की तरफ जा रहा है, या फिर कोई इम्बैलेंस को रीबैलेंस करने के लिए जा रहा है। तो अभी आपको ये देख के क्या लग रहा है कहाँ जा रहा है? अभी क्या है, कहाँ जा रहा है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि अभी फ़िलहाल कहाँ से आ रहा है। अभी देखिए इससे पहले एक हाई ये बना है, लेकिन ये कोई स्विंग हाई नहीं है, राइट। यहाँ पे कोई स्विंग हाई अगर है तो एक ये है, बट ये इमीडिएटली यहाँ से तो नहीं आ रहा है प्राइस। तो एक स्विंग लो से आ रहा है। वो क्या है? ये स्विंग लो ये है, राइट। तो ये प्राइस अभी जहाँ पे भी है वो इस स्विंग लो से आया हुआ है। और ये स्विंग लो कहाँ से आया हुआ है? यहाँ से आया हुआ है, राइट। ये क्या है? ये इम्बैलेंस है, फेयर वैल्यू गैप है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। फिर से बोल रहा हूँ, अगर फेयर वैल्यू गैप का वीडियो नहीं देखा है तो दैट इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज, तो प्लीज़ वॉच दैट, बिकॉज अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दिस। ठीक है। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इम्बैलेंस है, उसको इसने क्रिएट किया था कहीं यहाँ पे इन द मंथ ऑफ दिसंबर। उसके बाद जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल। अप्रैल में आके यहाँ पे इसको रिवैलेंस किया है। रिवैलेंस करके क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है। ऊपर कहाँ जाएगा? अभी मैंने क्या बताया, प्राइस का दो ही ऑब्जेक्टिव है। क्या दो ऑब्जेक्टिव है? एक तो इम्बैलेंस को रिबैलेंस करे, और वो अगर कर लिया है तो, अभी इम्बैलेंस को रिबैलेंस कर लिया है तो आगे क्या करेगा? आगे ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर एक और इम्बैलेंस है तो उसको रिबैलेंस कर सकता है। बट ऐसा कुछ है क्या? यहाँ पे कोई और इम्बैलेंस नहीं है। फिर क्या है? फिर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है IRL। ये एक IRL है, यानी कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। नेक्स्ट इस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से ये कहाँ जाएगा? एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक जाएगा। वो क्या है? यहाँ पे देखिए, ये एक स्विंग हाई है, राइट। तो ये एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, तो यहाँ जाएगा। ये क्या मैग्नेट क्यों लगाया मैंने? ये मैग्नेट जैसे ये इंडिकेट करता है कि जो जितने भी ये स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज हैं, के ऊपर लिख भी सकते हैं हम BSL, मतलब बाई साइड लिक्विडिटी। इसके ऊपर ट्रेडर्स के बाई स्टॉप्स होंगे, ठीक है। तो वो इट एक्ट्स एज ए मैग्नेट और प्राइस, प्राइस मैग्नेट में आके सीधा मैग्नेट की तरफ जाता है। मैग्नेट की तरफ जाएगा तो क्या यहाँ पे इसको या तो बिल्कुल ही भेद करके चला जाएगा ऊपर, या फिर यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आएगा। रिजेक्ट होकर नीचे आएगा तो कहाँ आएगा? फिर एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में आएगा। बट अगर क्रिएट करे तब तो आएगा ना। अभी तक तो क्रिएट किया ही नहीं है कि ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी यहाँ पे था, यहाँ तो इसने रिबैलेंस कर दिया ऑलरेडी। अभी तो कहीं दिख नहीं रहा है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, अभी सिर्फ मंथली चार्ट पे बात हो रही है। हाँ, यहाँ पे अगर कोई फेयर वैल्यू गैप जनरेट हुआ बिफोर क्रिएटिंग दिस, before taking this buy side liquidity, then after rejecting from here, then it can go। शायद आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। सपोज जैसे प्राइस यहाँ नीचे आया, अभी नीचे है, यहाँ ऊपर गया, फिर सपोज नीचे आया, फिर ऊपर गया ऐसे, और यहाँ पे सपोज एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, राइट, यहाँ पे। देन एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि प्राइस सीधा निकल जाए यहाँ से, नीचे आए ही ना, इज़ ऑल्सो पॉसिबल।
तो देन उसमें हम क्या समझेंगे, में हम ये समझेंगे कि इट इज़ गोइंग टू द नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी विच इज़ another buy stop order here, swing high, another external range liquidity. वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऊपर जाएगा कि फिर नीचे आएगा, इंटरनल रेंज में आएगा? वो प्राइस के बिहेवियर से पता चलेगा। अगर नीचे आना होगा तो यहाँ से रिजेक्ट होगा, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन होगा, जैसे कि यहाँ हुआ है। ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा, नीचे की तरफ एक बियरिश कैंडल देगा, और अदरवाइज यहाँ से सीधा ऊपर जा रहा है। तो फिर ये नेक्स्ट जो आपका बाय स्टॉप ऑर्डर से यहाँ पे जा रहा है। तो अभी एक्सप्लेनेशन मैं इसी चीज़ का दे रहा हूँ कि प्राइस इन दोनों में से कोई एक काम कर रहा है, या तो ये कोई स्विंग हाई की तरफ जा रहा है, या स्विंग लो की तरफ जा रहा है, या फिर ये कोई फेयर वैल्यू गैप की तरफ जा रहा है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहा है प्राइस। ठीक है, अभी ये मंथली चार्ट हो गया, एक टाइम फ्रेम नीचे चलते हैं। अभी प्राइस देखिए यहाँ पे है, अभी पूरा पूरा गया नहीं है, ये बाई साइड लिक्विडिटी यहाँ पे अभी पेंडिंग है, राइट। तो क्या ये नीचे चला आएगा? आ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चांसेस है देयर कि ऊपर जाए। फिर एक टाइम फ्रेम नीचे आते हैं कि वीकली में आते हैं। वीकली में अभी क्या दिख रहा है, ये वो मंथली वाला लाइन है, ठीक है। अभी वीकली में क्या दिख रहा है, वीकली में प्राइस अभी एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के अंदर है विच इज़ अ बुलिश फेयर वैल्यू गैप, राइट। अभी क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक तो ये यहाँ से ये जो कैंडल है ये सीधा नीचे ऐसे क्लोज दे सकता है, राइट। ऐसे एक बेरिश कैंडल बन सकता है, क्लोजिंग दे दे इसके नीचे, क्लोजिंग दे दे। तो हम क्या समझेंगे फिर, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी इसने तो रीबैलेंस कर दिया इसको, लेकिन रीबैलेंस करने के बाद भी ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। मतलब कहाँ जा रहा है फिर, यहाँ तो और कोई ये नहीं है, फेयर वैल्यू गैप नहीं है, फिर कहाँ जा रहा है? अब इसको थोड़ा सा ना ये अटेंटिवली सुनिए। जैसे मान लीजिए ये एक कैंडल ऐसे बन गया, एक कैंडल मान लीजिए ऐसे बन गया। इससे हम क्या समझेंगे, इससे हम ये समझेंगे कि ये जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है उसको इसने रीबैलेंस तो कर दिया, लेकिन रीबैलेंस करने के बाद भी ये नीचे जा रहा है। तो मतलब कहाँ जा रहा है? अब जाने का इंटेंशन एक ही होता है ना, या तो ये रीबैलेंस करने के लिए जाए, या फिर ये कोई स्विंग लो या स्विंग हाई की तरफ जाए। अब रीबैलेंस करने के लिए यहाँ पे तो और तो कुछ है ही नहीं ना इसी वीकली टाइम फ्रेम में, फिर ये कहाँ जा रहा है? नेचुरली ये जो स्विंग लो है यहीं जा रहा है, ये स्विंग लो में जा रहा है। अगर इसके नीचे क्लोज देता है तो, बट अभी तो ये इसके अंदर है। जब तक ये इसके अंदर है तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं। सिमिलरली जब तक ये किसी स्विंग हाई या स्विंग मतलब लो को ये करके भेद करके पूरा निकल ना गया हो, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं। या तो ये रिजेक्ट करे या तो ये ऊपर जाए। यहाँ पे जब तक है, या किसी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के अंदर जब तक है, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी हमको वेट करना पड़ेगा। वीकली की बात कर रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास कोई भी बायस नहीं है अभी इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम में कहने को कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। हम कुछ कह नहीं सकते अभी। या इसके नीचे क्लोज दे देगा तो हाँ हमारे पास एक बायस है, हम ये कह सकते हैं कि हम हमारा इस स्विंग लो तक आ सकता है। बट at the opposite, if it gives bullish candle from here and closes above this high, closes above this high, then it becomes a bullish order block. देखिए इसलिए मैंने ऑर्डर ब्लॉक को पहले पढ़ाया आपको। देन इट बिकम्स बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, एंड देन हम ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट स्विंग हाई, यानी कि ये बाई साइड लिक्विडिटी बाई स्टॉप वहाँ पे जाएगा। तो जैसे किसी भी टाइम फ्रेम में हम काम कर रहे हैं, वीकली में काम कर रहे हैं सपोज, तो
उसी टाइम फ्रेम का स्विंग लो या स्विंग हाई नियरेस्ट हमको देखना पड़ेगा। ये नहीं कि मंथली में हमने मार्किंग कर रखा है, ठीक है, प्राइस का मूवमेंट वहाँ तक जाएगा मंथली चार्ट पे, बट जहाँ जिस टाइम फ्रेम में हम काम कर रहे हैं सबसे पहले तो उसकी जो स्विंग हाई है उसमें आएगा, वो हमारा नियरेस्ट टारगेट है। उसके बाद हम देखेंगे अब मंथली में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो दैट इज़ इमटेरियल। जो जिस टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं उसमें हम देखेंगे सबसे पहले। अभी तो वीकली में यहाँ पे इस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के अंदर है, ठीक है। एक टाइम फ्रेम और नीचे चलते हैं डेली पे। फिर डेली पे क्या हो रहा है, डेली पे देखिए यहाँ पे ये वीकली का था, ठीक है। डेली पे अभी प्राइस कहाँ है, एक ये स्विंग हाई से आ रहा है, ये दिस इज अ स्विंग हाई, यहाँ से आ रहा है। ये स्विंग हाई कहाँ से जनरेट हुआ, ऑब्वियसली यहाँ से। ये एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है जो कि एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। अभी मंथली में हमारा क्या टारगेट था, ये वाला लाइन टारगेट था। वीकली में अभी पता नहीं था, कुछ पता नहीं है कुछ भी, वीकली में कोई बायस नहीं है। डेली में क्या है, डेली में हम कह सकते हैं कि ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से आ रहा है नीचे, तो एक्सटर्नल कौन सा था, एक्सटर्नल ये था, एक्सटर्नल ये था, राइट। देखिए वहाँ तक तो आया है, वहाँ तक तो आया है, इंटरनल से एक्सटर्नल तक, जैसे क़यामत से क़यामत तक बोलते हैं ना, ऐसे ही। तो देखिए यहाँ तक आया है। अभी इसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमें वेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक स्विंग लो को हमने, ये एक सेल साइड लिक्विडिटी है, सेल स्टॉप्स है, उसको हमने टेक किया। यहाँ पे और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो देखिए यहाँ से इसने इसको ऐसा लग रहा है कि स्वीप किया है लिक्विडिटी, राइट। अब ये ऊपर भी जा सकता है दोबारा, फिर देखिए यहाँ पे एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, राइट। इसको अगर ये इसने इसके ऊपर क्लोजर दे दिया तो देन नेक्स्ट स्विंग हाई कौन सा है, ये है। देखिए कैसे बिल्डअप हो रहा है, आपको शायद समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है ये। ऐसे धीरे धीरे हम आज नेक्स्ट टाइम फ्रेम में जा रहे हैं ना, छोटे छोटे टाइम फ्रेम में जा रहे हैं। यहाँ से ये स्वीप हो रहा है, स्वीप होके अगर इससे रिजेक्ट हो गया देन फिर ये, मतलब क्या, मतलब जैसे एक ये कैंडल बुलिश कैंडल बन रहा है ना यहाँ पे 10 मिनट्स की चार्ट में। नेक्स्ट कैंडल अगर मान लीजिए ऐसे बने, ऐसा एक कैंडल बने, बेयरिश कैंडल, जो इसकी लो को तोड़ दे, यानी कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाए, तो देन का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ इससे रिजेक्ट हो गया ना, इसमें इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से। अब कहाँ जाएगा, अब यहाँ जाएगा, एक्सटर्नल रेंज लिक्विड। अभी जाएगा का ये मतलब नहीं है कि जाएगा, ये एक प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, मतलब देयर इज़ ए चांस कि ऐसे ही मूव करे ये, कुछ एक बिल्कुल ही रैंडम और अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है मार्केट के अंदर। वो उस चीज़ का हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि ये तो एक फ्रेमवर्क है, लाइक जो अब इंडिकेटर्स से भी पढ़ते हैं ना, जो RSI में इतना होगा, MACD में इतना होगा तो हमको बाई करना चाहिए, एक मैप है वो भी, ये भी एक मैप है। जैसे फॉर एग्जांपल एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने बचपन में पढ़ा होगा, जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर की तरफ घूमते रहते हैं। लेकिन आपको सबको पता होगा ऐसा कुछ होता नहीं है अंदर, लेकिन ये एक मॉडल है जिससे हम बहुत कुछ एक्सप्लेन कर पाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो ऐसे ये भी है, ये भी एक मॉडल है जैसे हम बहुत कुछ एक्सप्लेन कर पाते हैं, और उस मॉडल को यूज़ करके हम ट्रेड कर सकते हैं। और उस मॉडल को यूज़ करके हम अगर ट्रेड करें तो हमको प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकता है। तो अगर ऐसा है तो फिर क्यों ना उस मॉडल को यूज़ करें। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, जब तक ना पार्टिकल फिजिक्स आया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अल्टीमेट माना जाता था। और जो एंटायर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है
दैट वाज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थ्योरी ओनली। बट आजकल अभी आइंस्टाइन के बाद ये पता चल रहा है कि पार्टिकल फिजिक्स में न्यूटन्स की लॉ जो है फेल करता है। इसका मतलब ये हुआ ना कि न्यूटन्स की लॉस करेक्ट नहीं है, 100% करेक्ट नहीं है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है वो फेक है क्या? वो तो हुआ ही है ना, उससे एडवांटेज लोगों को मिला है ना, लोगों को जॉब्स मिले हैं, नौकरी मिली है, बिजनेस बढ़े हैं। तो इसका मतलब न्यूटन का जो फ्रेमवर्क है वो काम में आया है। ऐसे ही यहाँ पे जो आईसीटी का फ्रेमवर्क है उसमें अगर यूज़ करके हम लोग प्रॉफिटेबल हैं, तो दैट मीन्स दैट फ्रेमवर्क वर्क्स। एक्चुअली मार्केट में वो काम एक्चुअली वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट इज़ नॉट मटेरियल, राइट। तो सर आई थिंक आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग करते हैं इंटरनल रेंज टू एक्सटर्नल रेंज एंड एक्सटर्नल रेंज टू इंटरनल रेंज, ऐसे। तो फिर अगर समझ में नहीं आया तो आपको ये वीडियो दो चार बार देखना पड़ेगा, तभी जाके थोड़ा सा आपको आइडिया बैठेगा। अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बायस डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे भी डिस्कस किया बायस, बट थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे। तो उसमें भी एक बार और इसको डिस्कस करेंगे और अच्छी तरीके से, तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगा। बट अंटिल देन, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कंटेंट को देखें आप। ऐसे कंटेंट बहुत कम मिलेंगे आपको। चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ के लिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, उसको देख लीजिए। और वीडियो इसको अगर समझ में नहीं आया तो इसको थोड़ा सा रिपीटेडली देखिए, और फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन यूज़ कीजिए और लेट मी नो व्हाट आर ऑल द डाउट्स, so that I can address them in the next video. So thank you very much. Thanks for watching this video.